आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास हमारी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास का अगर सपोर्ट हो, अगर आज की क्लास हमारे को सपोर्ट करे, आज की क्लास का जो नाम है, सबसे पहले तो नाम लिखते हैं। आज की क्लास का नाम है सेक्टोरियल एनालिसिस या सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस के बारे में क्या चीज़ खास है? सेक्टर एनालिसिस के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है। ओके, आई एम सॉरी जीजू, फिर से पंगा लगा। सेक्टर एनालिसिस की जो सबसे कमाल की चीज़ है वो यही है कि अगर सेक्टर स्पोर्ट में है तो 6 on 7 का लेवल भी चलेगा, और अगर सेक्टर स्पोर्ट में नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा, तो आपका 8 on 8 का लेवल भी टूट जाएगा। इसके सबसे ज़्यादा स्कोर होते हैं 2 मार्क्स। हालांकि मैं इसको बोलूंगा फ्रेशनेस से भी ज़्यादा अच्छे हैं इसके 2 मार्क्स। अगर आपका फ्रेश नहीं है लेवल और 6 on 7 का लेवल है जस्ट फ्रेशनेस की वजह से, या 5.5 on 7 का लेवल भी है, तो वो भी चल जाएगा बशर्ते सेक्टर का सपोर्ट। और अगर सेक्टर का सपोर्ट नहीं है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, 8 on 8 या 9 on 9 का लेवल भी कई बार आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम इस टॉपिक को बेहद ध्यान से समझने वाले हैं। आज की क्लास हमारी लंबी चल सकती है, तो प्लीज़ अलाउ मी कि अगर ये थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, कोऑर्डिनेट कीजिएगा। ऑल्दो कोशिश रहेगी कि इसको 1 घंटे में वाइंड अप कर दें, पर अगर नहीं हो पाती तो इसका एक पार्ट हम कल रिकॉर्ड करेंगे, या आज ही 2 घंटे की क्लास जैसे आप लोग सजेस्ट करेंगे वैसा कर लेंगे। मार्केट अगर अगेंस्ट होती है तो स्टॉप लॉस हेरने के चांसेस किसी भी स्टॉक के बहुत ज़्यादा होते हैं। निफ्टी अपने आप में एक सेक्टर है। अगर मैं निफ्टी के बारे में देखूं तो निफ्टी अपने आप में एक सेक्टर है। और निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, तो मैं टूल्स पे जाऊंगा, सॉरी, मार्केट वॉच पे जाऊंगा, एनएससी पे जाऊंगा, और एनएससी पे जाने के बाद निफ्टी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने पूरी की पूरी निफ्टी खुल जाएगी। और ये निफ्टी के स्टॉक्स हैं। अदानी, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक। और ऐसा नहीं है इसमें एक ही कंपनी के या एक ही सेक्टर के सारे शेयर हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अलग अलग शेयर्स हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अलग अलग शेयर्स हैं। जैसे अदानी एंटरप्राइजेस ट्रेडिंग सेक्टर से है, अदानी पोर्ट पोर्ट से है, अपोलो हॉस्पिटल हॉस्पिटल का है, पेंट के कुछ शेयर्स हैं, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कुछ टेलीकॉम सर्विसेज के हैं, कुछ रिफाइनरीज के हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग के यानी कि एफएमसीजी, कुछ फार्मास्यूटिकल के हैं, कुछ सीमेंट के हैं, कुछ ऑटो के हैं, कुछ आईटी के हैं। तो सब मिले जुले हैं। फाइनेंस है, बैंक है, स्टील है, सब कुछ मिला जुला है। तो जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं जिनकी कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है अपने अपने एरियाज में, उन 50 कंपनीज को मिला के निफ्टी बनाया गया है, जिसे हम निफ्टी 50 या निफ्टी भी कहते हैं। फ्रेशनेस से ज़्यादा अभी हमने इसको नंबर नहीं दिए, हमने इसको नंबर दिए हैं 2। लेकिन ये फ्रेशनेस से भी ज़्यादा बड़ा ट्रेड स्कोर है सेक्टोरियल एनालिसिस। ट्रेंड भी अगेंस्ट हो जाए, लेकिन अगर सेक्टर आपके सपोर्ट में है तो सेक्टर उस ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। तो पहला पॉइंट जो मैं इसकी इंपॉर्टेंस में लिखूंगा, सेक्टर कैन, इसके प्लीज नोट जरूर बनाना, सेक्टर कैन रिवर्स द ट्रेंड। अगर ट्रेंड आपके फेवर में नहीं है, लेकिन अगर आपने सेक्टर को अपने फेवर में ले लिया तो ये आपके ट्रेंड को बदल सकता है। 5.5 on 7 या 6 on 7 की ट्रेड भी चलेंगी। ट्रेड विल शो बिगर मूव व्हेन सेक्टर फेवर्स देम। जब सेक्टर सपोर्ट में आ जाए, जब सेक्टर फेवर में आ जाए, तो ऐसी छोटी छोटी ट्रेड भी चलेंगी। मजा आ जाएगा इन ट्रेड्स को लेके साथ कम करने का। ट्रेंड और सेक्टर अगर दोनों ही मिल जाएं, आपके ट्रेंड भी फेवर में है और सेक्टर भी फेवर में है, तो जो आप ट्रेड लेने जा रहे हो ना, उस ट्रेड जैसी कोई ट्रेड नहीं है। वो ट्रेड के आगे लिख देना इनक्रेडिबल ट्रेड। इनक्रेडिबल ट्रेड कि इस जैसी तो कुछ हो ही नहीं सकती। मान लो निफ्टी भी सेम टाइम पे डिमांड जोन में आ रहा है, सेम टाइम पे टाटा स्टील भी डिमांड जोन में आ रहा है, कुछ और सेक्टर्स भी डिमांड जोन में आ रहे हैं, और कुछ और बड़े स्टॉक्स भी डिमांड जोन में आ रहे हैं। तो उस टाइम पे उन ट्रेड्स के चलने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली, और एक बिगर अपर मूव, फास्टर अपर मूव
स्ट्रॉन्गर अपर मूव देने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। अब ये सेक्टर है कहाँ और इन्हें ढूंढे कैसे? तो आइए, एक वेबसाइट है जिसका हम नाम टाइप करेंगे, नाम है निफ्टी इंडाइसेस .com, निफ्टी इंडाइसेस .com। तो हमने निफ्टी इंडाइसेस की वेबसाइट खोल ली, ये सामने हमारे खुल गई। यहाँ पर कौन कौन से इंडाइसेस हैं? यहाँ पर इंडाइसेस हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और सेक्टोरियल इंडाइसेस। सेक्टोरियल में बहुत सारे निफ्टी ऑटो है, बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एफएमसीजी है, हेल्थ है, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सब चीज़ें हैं। तो इसको समझने के लिए एक बार निफ्टी 50 को खोल के देखते हैं कि निफ्टी 50 के बारे में इसमें क्या लिखा है। कई बार ये वेबसाइट खुलने में टाइम लेती है क्योंकि बहुत हैवी लोड रहता है इस पर कई बार इजीली खुल जाती है। तो निफ्टी के अंदर अलग अलग सेक्टर शामिल हैं और निफ्टी के 100% में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की है, 34%। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आर द मदर ऑफ मार्केट। कभी कभी जब बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंक निफ्टी समझ लीजिए आप, या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज समझ लीजिए, दोनों को मर्ज करके फाइनेंशियल सर्विसेज बना है, जिसमें नॉन बैंकिंग और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों आ जाती हैं। जब फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस में होती है तो वो निफ्टी को भी प्लस ले जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज उसी की है। अकेले के दम पे बैंक निफ्टी ही पूरे निफ्टी का स्टाइल, निफ्टी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। निफ्टी में है कौन कौन से सेक्टर? फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी जिसकी वेटेज 13% है, ऑटोमोबाइल जिसकी वेटेज 7.5% है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स जिसकी वेटेज लगभग 13% है, एफएमसीजी 8.25%, और सबसे कम जो वेटेज इसमें शो हो रही है 1% की, वो सर्विसेज सेक्टर की है। क्या इसके अलावा भी कुछ और सेक्टर्स हैं? तो उसके लिए हमें फैक्ट शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड्स के सेक्शन में आप फैक्ट शीट पे आना। फैक्ट शीट में बहुत सारे कंपोनेंट खुलेंगे, हमें सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे काम के हम बस वही पढ़ेंगे। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा वेटेज है, आईटी में उससे कम और सर्विसेज की सबसे कम। अब ये शीट लेटेस्ट है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? आप इस पे जाएं, अगर पिछले महीने की आखिरी दिन मार्च की जो क्लोजिंग हुई थी वो 28 मार्च को हुई थी, अगर उस दिन की ये शीट है तो इसका मतलब ये लेटेस्ट है। इसका मतलब ये लेटेस्ट शीट है, तो जो हमारे सामने ओपन अप हुई है ये बिल्कुल लेटेस्ट शीट है। इसमें प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न, नंबर ऑफ रिटर्न, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने की, पी पीपी, ये सब की जरूरत नहीं है। इस पे आते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी में किसकी है? नंबर 1 पे है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर नहीं हुआ था, उससे पहले नंबर 1 पे थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी पहले नंबर 1 पे थी आईटीसी। तो ये सारी कंपनीज कभी नंबर 1 पे होंगी, कभी नंबर 2 पे होंगी, पर अभी के लिए सिर्फ यहाँ कितनी कंपनी शो होना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर सिर्फ 10 कंपनी शोन है। तो अक्सर मजाक में ये बात बोली जाती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर गया तो पूरी मार्केट को ऊपर ले गया, या एचडीएफसी बैंक ऊपर गया तो पूरी मार्केट को ऊपर ले गया, या एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ऊपर गए तो पूरी मार्केट की डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी। इन सब चीज़ों को अभी हम समझने वाले हैं। इसमें से अगर टॉप 5 स्टॉक भी ऊपर है ना, निफ्टी के सिर्फ टॉप 5 स्टॉक ऊपर हैं, तो हो सकता है कि बाकी के जो 45 स्टॉक्स हैं उनके नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, उनके नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। और ये टॉप के 5 स्टॉक जिनकी वेटेज 11 प्लस 10 लगभग 20%, 20 और 8 28, 28 और 10, 28 और 10 38%, यानी कि 38% वेटेज तो ये टॉप 5 स्टॉक्स की है। एल एंड टी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और एचडीएफसी। ये 5 अगर पॉजिटिव है ना, तो अपने आप में पूरी की पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं मार्केट की। निफ्टी के ऊपर जाते समय जिस शेयर की जितनी ज़्यादा वेटेज है, उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और निफ्टी में डिमांड जोन नहीं है, लेकिन एचडीएफसी या रिलायंस इंडस्ट्रीज में डिमांड जोन है, और वहां से एचडीएफसी या रिलायंस इंडस्ट्रीज या कोई भी बड़ा स्टॉक, आईसीआईसीआई बैंक 3-4% ऊपर चला गया, तो इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि उसकी जितनी वेटेज है
उसके हिसाब से वो उतना इम्पैक्ट निफ्टी पे डाले और निफ्टी की वेटेज को भी ऊपर ले जाए और आपको उस दिन निफ्टी भी ऊपर जाता हुआ दिख जाए। तो कभी कभी आपने देखा होगा जब सारे स्टॉक गिर रहे होते हैं तो निफ्टी भी गिरता है, और जब ये सारे स्टॉक बढ़ रहे होते हैं तो निफ्टी भी बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। निफ्टी के अप या डाउन होने का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक्स हैं 50 के 50 सभी के ऊपर पड़ता है। और अगर किसी शेयर का हमें नहीं पता चल रहा कि इसका सेक्टर कौन सा है, तो उसका सेक्टर हम निफ्टी ही कंसीडर करते हैं। अगर निफ्टी का स्टॉक अप जाएगा, कोई भी स्टॉक इन 10 या 50 में से, तो वो निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा, इवन इफ निफ्टी डिमांड जोन में नहीं है। अब मैं ना आपके सामने 3 कंडीशंस रखता हूँ, वो 3 कंडीशंस को आप ना समझने की कोशिश करना। बड़ा ही इजी है, समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन नंबर 1, निफ्टी में डिमांड जोन है तो प्राइस कहाँ जाएगा? ऊपर। लेकिन स्टॉक में कोई डिमांड जोन नहीं, तो भी हो सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उसका प्राइस भी ऊपर चला जाए। और अक्सर हमने देखा है कि बिना डिमांड जोन के भी स्टॉक ऊपर प्राइस चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट डिमांड जोन में आ जाती है। और इसका उल्टा भी होते हुए हमने देखा है कि स्टॉक डिमांड जोन में आया, प्राइस ऊपर जा रहा है, और क्योंकि वो निफ्टी का पार्ट है और निफ्टी में अभी कोई डिमांड जोन नहीं है, नो डिमांड जोन, उसके बावजूद निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक ही तो अल्टीमेटली निफ्टी बना रहे हैं। निफ्टी है क्या? टॉप 50 स्टॉक्स का ही एक कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप है, जिसको हम निफ्टी बोलते हैं। ये इंडाइसिस ऐसे ही काम करता है। लेकिन सोचिए ऐसी कोई सिचुएशन हो जब निफ्टी डिमांड जोन में आया, प्लस जाएगा, और स्टॉक भी डिमांड जोन में आया, दोनों ही चीजें एक साथ डिमांड जोन में आ गई, तो सिर्फ ये प्लस नहीं जाएंगे, ये बहुत तेजी से रॉकेट हो जाएंगे, बहुत तेजी से रिवर्सल आएगा। निफ्टी अपने आप में पूरा का पूरा सेक्टर है किसी भी स्टॉक के लिए। कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। उनके अपने ही डिमांड जोन और सप्लाई जोन अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे ब्रिटानिया हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। ये निफ्टी के डायरेक्शन के ऑपोजिट भी बहुत बार आपको काम करते हुए दिखेंगे। जब भी मार्केट को आप अपने फेवर में ले लेंगे, जब भी मार्केट को आप अपने फेवर में ले लेंगे, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 95% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। मार्केट को फेवर में लेते ही आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी 95% बढ़ जाती है। 1-2% नहीं, 95% आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि निफ्टी को हमेशा अपने फेवर में लेके चलें, या मार्केट को या सेक्टर को हमेशा अपने फेवर में लेके चलें। एक और शीट खोल लेते हैं और यहाँ पर भी समझने की कोशिश करते हैं जो अभी हम बात डिस्कस कर रहे हैं, कि मान लो निफ्टी अप्रोच कर रही है, किस चीज़ को अप्रोच कर रही है? निफ्टी अप्रोच कर रही है डिमांड जोन को। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या शॉर्ट की? लॉन्ग या शॉर्ट स्टॉक के अंदर? प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा। स्टॉक के अंदर आप कैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? नहीं सर, लॉन्ग की, क्योंकि निफ्टी डिमांड जोन पे जा रहा है तो हमें लॉन्ग होना है, हमें लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर निफ्टी सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहा है, तो हम स्टॉक के अंदर अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तो हमारे ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स व्हाट, कि हम निफ्टी को अपने फेवर में ले करके चल रहे हैं, क्योंकि निफ्टी रिएक्ट करेगा। अभी हमने डिस्कस किया ना इससे पहले वाली शीट पे, कि निफ्टी फेवर करेगा तो मार्केट, निफ्टी में डिमांड जोन आएगा तो स्टॉक में डिमांड जोन भले ही ना हो लेकिन वो चल जाएगा। लेकिन निफ्टी में डिमांड जोन नहीं भी है और स्टॉक में डिमांड जोन के नियर बाय भी है, और अगर दोनों में ही आ गया, निफ्टी में भी डिमांड जोन आ गया या निफ्टी डिमांड जोन के पास जा रही हो, स्टॉक में भी डिमांड जोन आ गया,
तो दोनों रॉकेट होके वहां से भागेंगे। मैं भी आपको इसके सबके सबूत दूंगा। अब जो हम सेक्टोरियल एनालिसिस कर रहे हैं, इस सेक्टोरियल एनालिसिस के अंदर हम चारों सारी बातें ही समझेंगे जो हम समझ भी रहे हैं बेसिकली। पहले तो कि वेटेज किसकी कितनी है वो हमने समझ लिया। अब दूसरा जो सवाल आता है, हाउ टू यूज, इसका इस्तेमाल कैसे करें। पहला हो सकता है कि हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। दूसरा हो सकता है कि हम इसको ट्रेडिंग के पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। आज हम दोनों ही बातों को इसमें डिस्कस करेंगे। वेटेज कितनी है, आप अगर टेक्निकली इस चीज को समझते हैं, और कोई भी जो टेक्निकल इन्वेस्टर होगा वो अगर इस बात को समझता है, तो वो इस बात को भली भांति जानता है कि निफ्टी ने अगर आपको फेवर कर दिया, और अगर आप ट्रेडर हो और उस टाइम पे कोई भी स्टॉक, चाहे वो एरा गैरा नथु थेरा कैसा भी स्टॉक है, अगर वो डिमांड जोन में आ रहा है, तो उसके चलने की और वहां से रिएक्शन देने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 हाई है। किसी भी स्टॉक के लिए मार्केट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना बहुत मुश्किल होता है। जब मार्केट उस जब मार्केट अगेंस्ट हो, तो किसी भी, मतलब हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि आज बहुत कम ऐसे स्टॉक थे जो चले। मैं नहीं कह रहा नहीं चले, जब मार्केट नेगेटिव भी होती है तो भी बहुत से स्टॉक होते हैं जो अपर सर्किट लगाते हैं। पर जब मार्केट अच्छा खासा टूटती है, क्रैश होती है, तो आपने देखा होगा उस दिन मैक्सिमम स्टॉक या ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड शो करते हैं। इसलिए मार्केट को कभी भी अगेंस्ट मत जाने दो, अपने फेवर में लो। मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में भी कहा था कि निफ्टी के एक बहुत अच्छे मंथली के डिमांड जोन का मैं वेट कर रहा हूँ। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग टाइम के टाइम पे लोगों को मिली थी, इन्वेस्टर्स को मिली थी। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। जिन्होंने फायदा उठा लिया उन्होंने मेजर प्रॉफिट बुक किए। जो नहीं फायदा उठा पाए वो बड़े प्रॉफिट्स बुक नहीं कर पाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी आर सेट टू बी मदर एंड फादर ऑफ स्टॉक मार्केट। अब जो स्टॉक मार्केट के मदर और फादर हैं, मुझे एक चीज बताओ, जब माता पिता अगेंस्ट हो जाएंगे तो इंसान का सरवाइव करना आसान होता है, जब वो फेवर में हो तो आसान होता है। मतलब जब इनका आशीर्वाद मिले, फेवर में हो, तो आपके लिए चीजें इसी ईजी हैं, या जब ये अगेंस्ट हो आपके तो आपके लिए चीजें ईजी हैं। मेरे हिसाब से चीजें तब ईजी हैं, आप भी बता सकते हैं, जब फेवर में हो। तो आशीर्वाद लेके इनका चलना है। जहां ये डिमांड जोन पे खड़े हों वहां इनका आशीर्वाद ले लो और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी तलाशो। जब ये डिमांड जोन पे हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी डिमांड जोन के पास अप्रोच कर रहे हो, तो आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और जब ये सप्लाई जोन को अप्रोच करें तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखो। यानी कि दोनों ही तरफ आपने इनका आशीर्वाद ले लिया। इनके आशीर्वाद के बिना मार्केट में सस्टेन कर पाना बेहद मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल काम। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कल, तो उसी चार्ट पे आते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कुछ और। ये निफ्टी का हमने समझा। अब निफ्टी में ना दो स्टॉक ऐसे भी हैं, एक एचडीएफसी, एक आईसीआईसीआई, जो हैवी वेटेज है, और एक एसबीआई, एक्सिस बैंक। आप देखो कितने सारे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड है। एक, दो, तीन और चार, और इसमें से प्राइवेट बैंक कौन सा है? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। एसबीआई जो है वो पीएसयू सेक्टर में आ जाता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, पीएसयू बैंक में। तो जब हम यहाँ सेक्टर की बात करते हैं और इंडाइसेस पे जाते हैं, हमें सारे इंडाइसेस नहीं देखने, कौन कौन से देखने पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत से आते हैं, ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज। सबसे पहले बैंक देखते हैं। बैंक देखते हैं। बैंक के अंदर सबसे बड़ी वेटेज किसकी है? एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इन दोनों की वेटेज ही 50% से ज़्यादा है। तो अगर ये दोनों स्टॉक डिमांड जोन पे आ जाएं, और भले ही बैंक निफ्टी डिमांड जोन पे ना आए, तो उस दिन क्या होगा? पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है ये दोनों स्टॉक बैंक निफ्टी को भी रिवर्सल करा दें। अकेला एचडीएफसी हमने देखा है बहुत बार मार्केट को रिवर्सल करा देता है। एसबीआई की वेटेज इसमें कम है, कंपैरेटिवली 9.14% है। लेकिन जब हम पीएसयू बैंक को देखेंगे, तो पीएसयू बैंक के अंदर इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। पीएसयू बैंक के अंदर सबसे बड़ा बैंक ही एसबीआई है। उसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर आता है पीएनबी, किसमें? पीएसयू के अंदर।
तो देखो, अब एक ही चीज दो दो तीन तीन में हो सकती है। जैसे एसबीआई बैंक में भी था, और एसबीआई ही अभी हमें निफ्टी में भी दिखा। अभी यही चीज और पढ़ते हैं सेक्टोरियल एनालिसिस में, फाइनेंशियल सर्विसेज पे चलते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें आई डोंट नो इसका क्यों नहीं ओपन अप हो रहा, फैक्ट शीट ओपन अप करके देखते हैं। फैक्ट शीट ओपन करते तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, वो सारे इसमें भी आ जाते हैं बैंक, चार पांच, जो अभी हमने निफ्टी में भी देखे, अभी हमने निफ्टी बैंक में भी देखे। उसके अलावा कौन सी कंपनीज आती हैं? बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, ये सारी कंपनीज भी इसमें आती हैं। टॉप 10 कंपनीज है। टोटल कितने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? टोटल 20 कंपनीज है। ये शुरू कहाँ से हुआ था? 1000 पॉइंट से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 7 जनवरी 2011, 7 सितंबर 2011 को इसकी लॉन्च डेट थी, और बेस जो हम 1000 पॉइंट मानते हैं वो 1 जनवरी 2004 को मानते हैं। तो 1 जनवरी 2004 को ये 1000 पॉइंट पे था, और आज शायद फिनसर्व जो है तकरीबन निफ्टी के बराबर 22-23 हज़ार के करीब पॉइंट पे घूम रहा है। तो इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर ये ओपन हुआ नहीं हुआ कि इंडाइसिस में, सेक्टोरियल इंडाइसिस में ही अब एक बार के लिए प्राइवेट बैंक को देखते हैं। देखो, बैंक में भी फर्दर आगे के सेक्टर्स गिवन है, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, हमें सारे सेक्टर्स नहीं पढ़ने, पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को फेवर में लेके चलना कितना इंपॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, फिर से वही बैंक आ गए, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, इंडस बैंक। इंडस बैंक तो खैर उसमें नहीं था, पर ये चार देखिए वापस हमें यहीं मिल गए, जो अभी हमने पढ़े थे सारे, इनकी वेटेज मिल गई। इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके कितने सब कुछ हैं, वो सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? फैक्ट शीट से। आप फैक्ट शीट डाउनलोड कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि किसका शेयर कितना है। इसके अलावा देख लेते हैं एक बार, इसको आपको मैं बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसको अगर हमने समझ लिया और सेक्टर को फेवर में ले लिया, तो हमारी ट्रेड जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। एसबीआई का सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसके अंदर है? निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। निफ्टी पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक के अंदर। बाकी बाकियों का क्या है इधर, वो भी देख लेते हैं। एसबीआई के अलावा पीएनबी सबसे छोटा है, 0.26। आज जो सबसे छोटा है, कल हो सकता है यही सबसे बड़ा हो, पीएसबी। ये आईओबी हो सकता है सबसे बड़ा हो, या हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या महाबैंक जिसको हम बोल रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया महाबैंक। मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है यही सबसे बड़े हों इस सेक्टर में, क्योंकि जब सेक्टर की रैली में कुछ एक स्टॉक तो है बहुत अच्छा से परफॉर्म करते हैं, जैसे एसबीआई ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और ये सेक्टर भी ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन पीएसबी, सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक, महाबैंक ने अभी तक इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और ये अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। एक टाइम ऐसा था जब ये पूरा सेक्टर ऑल टाइम हाई पे था, तो ये सब भी अपने ऑल टाइम हाई पे थे। लेकिन अभी सेक्टर ऑल टाइम हाई पे है, तो एसबीआई अपने ऑल टाइम हाई पे, और कुछ एक स्टॉक्स और अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। पर जो स्टॉक्स अभी तक ऑल टाइम हाई पे नहीं गए हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी है कि अब वो पार्टिसिपेट करें। तो इसका हमारी इन्वेस्टमेंट से क्या लेने देना है, ट्रेडिंग से क्या लेने देना है, वो भी समझते हैं। एक बार के लिए दो स्टॉक खोलते हैं। एक खोलते हैं निफ्टी का मंथली का चार्ट, ये निफ्टी का मंथली का चार्ट खोल दिया, और साल में लेके चलते हैं 2016। आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर आपको समझ में शायद आ जाएगी। साल ये आ गया 2016।
या इवन इफ 2016 ना लेकर के इसमें अगर हम मंथली के चार्ट को थोड़ा सा और ड्रैग करें और इस एरिया में भी आ जाएं, सिर्फ ये फरवरी 2020 वाला एरिया या मार्च 2020 वाला एरिया, तो जब इस टाइम पे यहाँ निफ्टी डिमांड जोन में आया, निफ्टी डिमांड जोन में आया 11,090 के लेवल पे, मंथली के डिमांड जोन पे, इसी टाइम पे ना बाकी स्टॉक जैसे कि एसबीआई, एक बार के लिए आप एसबीआई को खोलो, एसबीआई ये पहले तो आप ये 2016 वाला चार्ट मिल गया, पहले इसको समझते हैं। ये 2016 में ये एक डिमांड जोन था मंथली का बहुत बढ़िया वाला, एसबीआई के अंदर फरवरी जनवरी फरवरी के अंदर, और फरवरी की कैंडल है ना, एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं, टी प्रेस की और इस पे लगाते हैं, 29 फरवरी 2016 पूरा मतलब पूरे महीने की कैंडल है, पर डेट जो है वो लास्ट वाली शो होती है। तो 29 जब ये फरवरी के अंदर ये वाली चीज कैंडल इस डिमांड जोन में आई, तो उस समय निफ्टी का क्या रूप था, निफ्टी का भी एक बार रूप देखते हैं इसी एरिया के अंदर चल के, जो अभी हमने चार्ट खोला था निफ्टी का। निफ्टी भी सेम पॉइंट पर 6,783 वाले लेवल पे फरवरी के अंदर आती है। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 29 फरवरी 2016 दोनों सेम टाइम पे आए और दोनों ने एक अच्छा मूव दिया। मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि जब सेक्टर डिमांड जोन पे है और उसी टाइम पे अगर कोई उसी सेक्टर का मेजर स्टॉक भी डिमांड जोन पे आता है या माइनर स्टॉक भी डिमांड जोन पे आता है, तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अभी मान लेते हैं, एक स्टॉक और इधर मेंशन कर लेते हैं, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अपने डिमांड जोन के अंदर जनवरी में आ गया था, 2016 जनवरी में। अब निफ्टी अभी तक डिमांड जोन पे पहुंचा नहीं, बैंक निफ्टी डिमांड जोन पे पहुंचा नहीं, तो इसने, ये रही कैंडल जनवरी की, ये शायद जनवरी की ही कैंडल है, जनवरी की, ये जनवरी में ही अपने इस वाले डिमांड जोन पे आ गया। जनवरी की कैंडल आने के बाद फरवरी तक इसे वेट करना पड़ा कि बाकी जो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं या बाकी जो मेजर स्टॉक्स हैं बैंकिंग के, वो भी डिमांड जोन पे आ जाएं, और जब फरवरी में सब डिमांड जोन पे आए उसके बाद ये चला। क्योंकि मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी के कंपोनेंट यही मेजर स्टॉक्स हैं, और जब ये सारे के सारे एक साथ डिमांड जोन में आएंगे तो उनके चलने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगी। और इस टाइम पे जितने ज्यादा सेक्टर और जितने ज्यादा से ज्यादा स्टॉक डिमांड जोन पे आएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग निफ्टी का भी अपमूव देखने को मिलेगा। मैं आपको वापस निफ्टी पे एक बार के लिए लेके चलता हूँ। ये रहा निफ्टी का चार्ट, और अभी के हालात पे बात करते हैं। अभी जो हुआ जनवरी फरवरी के अंदर वो क्या हुआ, ये मंथली का चार्ट है, ये मंथली का चार्ट है। निफ्टी यहां से एक बड़ा मूव नहीं दिखा पाया, बिल्कुल भी नहीं दिखा पाया, और निफ्टी का जो क्वार्टरली, ये रहा क्वार्टरली का डिमांड जोन, इस डिमांड जोन को निफ्टी ने अभी टच भी नहीं किया। अभी मार्केट इससे ऊपर ही चल रही है। बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का क्या स्ट्रक्चर था इसी साल। मंथली का चार्ट हमने ओपन कर लिया, ये रहा जनवरी और फरवरी का टाइम पीरियड। ये 3 महीने किसके हैं, ये महीना कौन सा है एक बार देखते हैं। ये महीना है अप्रैल, ये महीना है मार्च, और ये महीना है फेब, ये महीना था जनवरी। जनवरी में बैंक निफ्टी अपने क्वार्टरली डिमांड जोन पे आता है, और उसके बाद 3 महीने हो गए, अभी तक बैंक निफ्टी ने कोई मेजर अपमूव नहीं दिखाया। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह है बाकी सेक्टर्स का और निफ्टी का अभी तक अपने डिमांड जोन से दूर होना। ये जनवरी की कैंडल, जनवरी में अब हुआ क्या, दिसंबर, ये शायद क्वार्टरली खुला हुआ है,
ये जनवरी की कैंडल, ये फरवरी की कैंडल, ये मार्च की कैंडल, ये अप्रैल की कैंडल। हमें ना तो निफ्टी में एक बड़ा अप मूव दिख रहा है, ना बैंक निफ्टी में एक बड़ा अप मूव दिख रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्वार्टरली डिमांड जोन अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है। मैं अगर इन दोनों चार्ट्स को एक साथ ओपन अप करना चाहूँ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार के लिए आमने सामने ओपन अप कर देता हूँ। इन दोनों को काम करना चाहिए था, लेकिन काम करे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जब निफ्टी बैंक डिमांड जोन में आया तो उस समय निफ्टी डिमांड जोन से दूर था और अभी भी दूर है। अब प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि निफ्टी दोबारा से इस डिमांड जोन में जाएगा और बैंक निफ्टी इसी के आसपास क्रॉल करते हुए वापस से एक बार इस डिमांड जोन में आएगा और इसी के साथ बाकी सेक्टर्स भी आने वाले दिनों में हमें इसी डिमांड जोन में दिखेंगे जो अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन के आसपास हैं। और वहां से फिर एक बड़ा अपमूव एक्सपेक्टेड है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और बाकी सब सेक्टर्स में, क्योंकि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो अभी अपने डिमांड जोन से दूर है। तो हमने यहाँ टाइप किया। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सेक्टर हैं, किस किस को हम लेते हैं, किस किस को कंसीडर करना है, क्या सभी को करना है। एक बार ऑटो की बात कर लेते हैं, ऑटो कैसा चल रहा है। मैं तो हटा दी स्क्रिप्ट। ओके, निफ्टी बिल्कुल टिक हुआ है, ठीक है। ये क्वार्टर मंथली का डिमांड जोन कहाँ पर है इसका? नीचे। कौन से सेक्टर का? निफ्टी ऑटो का। सेम कैसा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? सेम स्ट्रक्चर है हमारे निफ्टी का। हालांकि निफ्टी ऑटो के अंदर वीकली के बैक टू बैक अच्छे डिमांड जोन है, पर जो अच्छा डिमांड जोन एक्चुअल वाला है वो यहीं पर ही है जहां पर ये मंथली का डिमांड जोन है। ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी नीचे गिरे और अपने इस क्वार्टरली और मंथली वाले डिमांड जोन पे आए, और अगर उस टाइम पे निफ्टी ऑटो वीकली के इस डिमांड जोन पे पहुंचता है तो हो सकता है यहीं से रैली आ जाए। मुद्दा यह है कि दोनों के दोनों चीजें एक साथ डिमांड जोन पे पहुंचे। एक साथ जितनी सारी चीजें डिमांड जोन पे पहुंचेंगी उसके चलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बनेगी। जरूरी नहीं है सेम टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हो सकता है निफ्टी क्वार्टरली पे आए और निफ्टी ऑटो आए वीकली पे। और आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया ऑलरेडी अपने एक डिमांड जोन पे चल रहा है। इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं शायद निफ्टी मीडिया को, पर फिर से एक बार आपको पिक्चर दिखाता हूं इसकी कि निफ्टी मीडिया के साथ क्या हो रहा है। निफ्टी मीडिया ऑलरेडी अपने क्वार्टरली के एक डिमांड जोन पे चल रहा है जो हाफ ईयरली को कोइंसाइड करता हुआ, ये हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन है। ऊपर किसी बड़े टाइम फ्रेम से टकरा के आया है, हाँ कह सकते हैं हम कि हाफ ईयरली का ये एक सप्लाई जोन था जहां से ये टकरा के आया है, और नीचे यहाँ ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन था जहां से प्राइस वापस अप मूव दे रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्या होगा, आगे क्या सीन बनेगा? हो सकता है निफ्टी कुछ दिनों तक इसी एरिया में कंसोलिडेट करे और वेट करे, निफ्टी मीडिया वेट करे कि जब निफ्टी भी इस डिमांड जोन में आए या किसी और बड़े डिमांड जोन में। निफ्टी में नियर बाय कोई भी वीकली का डिमांड जोन नहीं है, एक यही डिमांड जोन था वीकली का जिसको हमने मार्क किया था लास्ट क्लास में 22,096 का लेवल। और जब उस एरिया में आके कल ये मार्केट आई थी उस एरिया में तो वहां से एक अपमूव मिला, हालांकि वो अपमूव इतना स्ट्रांग नहीं था। इसके बाद कौन सा डिमांड जोन है? एक ये 21,728 वाला है, लेकिन उसके नीचे बस एक यही डेली का डिमांड जोन है जो कि टेस्टेड है, एक बार चल चुका है, यहाँ से चल चुका है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और निफ्टी में इस पॉइंट से लेके नीचे तक रोकने के लिए कोई और अच्छा डिमांड जोन नहीं है। अब निफ्टी कहाँ से चलेगा? निफ्टी जब नीचे गिरेगा तो अपने हो सकता है किसी भी एक डेली के या वीकली के डिमांड जोन पे आ जाए। उस पॉइंट इन टाइम पे निफ्टी के कितने और सेक्टर जिनकी हैवी वेटेज है, कितने और सेक्टर डिमांड जोन पे आते हैं? निफ्टी में सेक्टर भी हमने डिस्कस किए, ये रहे निफ्टी 50 के सेक्टर। कितने और सेक्टर डिमांड जोन पे आते हैं? कौन कौन से सेक्टर हैं? क्या फाइनेंशियल सर्विसेज उस समय डिमांड जोन पे आता है? क्या आईटी आता है? क्या ऑटोमोबाइल आता है?
क्या एफएमसीजी आता है, क्या ओएन, क्या ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स आता है। अगर ये 4-5 में से अगर 3-4 सेक्टर उस समय डिमांड जोन पे आते हैं तो निफ्टी वहीं से चल जाएगा। पर जब तक ये चारों पांचों सेक्टर अपने डिमांड जोन से दूर हैं, निफ्टी में एक बड़ा अपमूव एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे कि निफ्टी मेटल का देखो। निफ्टी मेटल आज अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। निफ्टी मेटल आज अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। ये रहा निफ्टी मेटल का। इसका नियर बाय डिमांड जोन कहाँ है, एक बार मंथली पे चेक करते हैं। मंथली पे इसका डिमांड जोन ऑलमोस्ट उतना ही नीचे है जितना नीचे मंथली पे निफ्टी का डिमांड जोन है। ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है निफ्टी का और निफ्टी मेटल का, और दोनों ही अपने किसी भी नियर बाय डिमांड जोन से कंपैरेटिवली दूर हैं। वीकली पे क्या स्ट्रक्चर है, वीकली पे डिमांड जोन पे आया, रिएक्ट किया, थोड़ी सी रिएक्शन आई। इधर क्या हुआ, वीकली पे इधर अभी कोई डिमांड जोन नहीं है, नीचे वाले एरिया में डिमांड जोन है। डेली पे क्या स्ट्रक्चर है, डेली पे भी कोई डिमांड जोन नहीं है। डेली पे डिमांड जोन ये वही वाला एरिया है जहाँ वीकली है, उससे पहले कोई डिमांड जोन नहीं है। ये नीचे वाला वीकली एक बार के लिए टेस्टेड है, और उसके बाद कौन सा एरिया है रुकने के लिए, ये मंथली वाला। तो मोस्ट ऑफ द जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो सेक्टर हैं, निफ्टी के जो सेक्टर हैं, जितने भी सेक्टर हैं, मोस्टली सेक्टर इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। निफ्टी मेटल हो गया, चाहे निफ्टी रियलिटी हो गया, ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, और ये किसी भी नियर बाय डिमांड जोन से कंपैरेटिवली बहुत दूर है। अगर मैं मंथली पे पिक्चर देखूं तो इसमें मंथली का डिमांड जोन निफ्टी रियलिटी में 937 के नीचे एक यहाँ पर था, काइंड ऑफ, जिसे आप कह सकते हो, हालांकि वो डिमांड जोन नहीं है, पर प्राइस ने एक बार यहाँ से कहीं से रिएक्शन दी है, तो शायद शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कुछ होगा। पर मंथली का डिमांड जोन कोई भी अच्छा इस पॉइंट से नीचे नहीं है। वीकली पर क्या स्ट्रक्चर है, वीकली पर ये बिना बेस वाला एक डिमांड जोन बना है, जिसने इस पूरे डिमांड जोन को पियर्स तो कर दिया, पर इसके ऊपर समहाउ क्लोजिंग उतनी अच्छी दे नहीं पाया, और फिर यहीं से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। एक ये डिमांड जोन है। अब जब रैली दिखती है हमें, और रैली में अगर एक रेड कैंडल हो तो वो अपने आप में बहुत पावरफुल डिमांड जोन होता है। उसी तरीके से अगर ड्रॉप हो, ड्रॉप 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 ड्रॉप, और बीच में ग्रीन कैंडल हो, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन होता है। तो मैं इसको एक पावरफुल डिमांड जोन मानते हुए मैंने इसको मार्क किया है। हो सकता है कि जब ये 768 769 के लेवल पे पहुंचे, उसी समय निफ्टी अपने मंथली डिमांड जोन पे आ जाए। मुद्दा यह है कि एक साथ कितने सारे सेक्टर्स को लेके निफ्टी इस डिमांड जोन पे आएगा, या इससे पहले बने किसी और डिमांड जोन पे आएगा, तो रिएक्शन वहीं से आएगा। उससे पहले रिएक्शन आने की प्रोबेबिलिटी निफ्टी में बिल्कुल नहीं। ये मंथली का, दोनों के मंथली को आप कंपेयर करो। बात करते हैं निफ्टी फिनसर्व की। प्लीज मेरी इस वीडियो को, आज वाली वीडियो को बार बार देखना। आज वाली वीडियो में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो आपके ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी मल्टीफोल्ड हो जाएगी, मल्टीफोल्ड। इसलिए प्लीज आज वाली क्लास के जितने नोट्स हो सके नोट्स बनाना। ये रहा एक क्वार्टरली का डिमांड जोन, जहां पर प्राइस आके चल चुकी है एक बार के लिए, पर इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही नहीं दिख रहा जैसा अभी हमने बैंक निफ्टी का देखा, कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी और मदर एंड फादर दोनों एक दूसरे का साथ लेके चलते हैं। इसीलिए वेट हो रहा है निफ्टी में कि निफ्टी भी किसी अच्छे डिमांड जोन को छुए, और सेम पॉइंट इन टाइम पे निफ्टी फिनसर्व या निफ्टी बैंक भी डिमांड जोन पे आए, तो यहां से एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। अब मुद्दा ये पड़ता है कि हम सारे के सारे सेक्टर्स देखें, यहाँ तो बहुत सारे सेक्टर हैं, हम कैसे सारों को एनालाइज कर लें, हम कैसे सब पे मार्किंग कर लें। तो उसका एक आसान तरीका है, टूल्स पे जाओ, मार्केट वॉच पे चल जाओ। मार्केट वॉच पे जाओ, पहले तो ब्रॉड मार्केट है, इसको छोड़ दो, आप सेक्टोरियल एनालिसिस पे आओ। इसमें ऑटो देख लो, बैंक देख लो, कंज्यूमर ड्यूरेबल देख लो, यहाँ जितने मेंशन है ये कर लो, और इसके अलावा एक दो और कर लेना, जैसे कि इंफ्रा, एनर्जी। बस इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर और लेस सारे स्टॉक्स किसी न किसी सेक्टर के अंदर कवर हो जाते हैं, और एक एक स्टॉक कई बार दो दो तीन तीन चार चार सेक्टर्स का पार्ट आपको होता हुआ दिखेगा। तो वो चीज़ अभी हमने एसबीआई में भी देखी,
कि वो 4 स्टॉक्स 4 सेक्टर्स का पार्ट है, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी फिनसर्व का भी और निफ्टी पीएसयू का तो हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक वही है। जितने ज्यादा स्टॉक, फिर से बोल रहा हूं, और जितने ज्यादा सेक्टर डिमांड जोन में आएंगे निफ्टी के साथ, वो उतने ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक अच्छा अप मूव एक्सपेक्टेड है। एज मच सेक्टर, एज मच स्टॉक्स इन अ डिमांड जोन लीड्स टू द फास्टेस्ट रिकवरी। और ये बात को मेरी आप नोट कर लेना, चाहे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्यों ना हो जाए। आज ये क्लास लेने का पर्पस यही है कि सामने हमें वॉर दिख रही है, हमें दिख रहा है कि रशिया यूक्रेन हुआ, उसके बाद अभी ये ईरान के साथ कुछ पंगा चल रहा है, तो जो मर्जी हो जाए डजंट मैटर। लेकिन अगर एक अच्छा डिमांड जोन, जो मैं निफ्टी का ही आपको डिमांड जोन मार्क करके दे रहा हूँ 19,750, सारे न्यूज को, सारे फैक्टर्स को साइड कर देना, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ही क्यों ना हो जाए, यहाँ पर एक जबरदस्त एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है। इस एरिया में जब निफ्टी आए ना, और निफ्टी के बाकी सेक्टर्स भी इस एरिया में आए, और भी चीजें, निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स भी इस एरिया में डिमांड जोन पे आ जाएं उसी टाइम पे जब ये नीचे आ रहा है प्राइस, और सब इसी एरिया में पहुंच रहे हैं, अपने अपने डिमांड जोन पे आ रहे हैं, क्वार्टरली के, मंथली के, बड़े टाइम फ्रेम के, तो इधर आंखें मूंद के इन्वेस्ट कर लेना, साइकोलॉजी और सारी न्यूज को साइड कर देना। न्यूज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की निंजा टेक्निक समझा रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा, पर ये निंजा टेक्निक अगर आपने सीख ली तो आपकी साइकोलॉजी अनबिटेबल है, आपको कोई हिला नहीं सकता स्टॉक मार्केट से। निफ्टी प्लस अदर सेक्टर्स प्लस मेजर स्टॉक्स इन डिमांड जोन एट द सेम टाइम विल अफेक्ट, इवन विल न्यूट्रलाइज इवन द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर जैसी बड़ी न्यूज। ये तो अभी सिर्फ बात हो रही है ना, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दो, चीजें ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉटेड हैं। और निफ्टी के अंदर सच में सिर्फ एक यही वीकली का डिमांड जोन था जो चलने लायक दिखा। इससे पहले ये एक वीकली का डिमांड जोन था जो चल चुका है। उससे पहले, इस एरिया से पहले कुछ भी बढ़िया डिमांड जोन के तौर पे नहीं दिख रहा जो निफ्टी को लीड कर सके। हो सकता है जब प्राइस नीचे आए, जब निफ्टी नीचे आए, तो कैसे आएगी, एक बार के लिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। हो सकता है जब नीचे आए तो एक बार के लिए नीचे आते आते इस वाले डिमांड जोन पे भी रुके, फिर वहां से थोड़ी सी ऊपर जाए, फिर थोड़ी सी नीचे आए, फिर ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया के डिमांड जोन पे रुके, फिर और थोड़ी सी ऊपर जाए, तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते करते ही प्राइस इस एरिया तक पहुंचेगी। लेकिन जब भी इस एरिया तक प्राइस पहुंचेगी उसके बाद एक बड़ा अपमूव आना एक्सपेक्टेड है, और वो आएगा। सिचुएशन कैसी भी हो, न्यूज़ कैसी भी हो, जब इस एरिया में प्राइस पहुंचेगी ना, तो आप में से बहुत सारों के हाथ पैर कांपेंगे। और जब इस एरिया, बॉटम वाला एरिया जो ओरिजिन है एकदम प्राइस का, इस ओरिजिन पे पहुंचेगी तो ऐसी ऐसी न्यूज़ फैलाई जाएगी कि आप कोशिश भी नहीं करोगे स्टॉक्स को बाय करने की। आपकी साइकोलॉजी हिल चुकी होगी। जब प्राइस इस एरिया में पहुंचेगी 18,827, आपको लगेगा ये मंथली का डिमांड जोन भी गया। आप उस बाहुबली को भूल जाओगे जिसने इस पूरे प्राइस रिवर्सल को अंजाम दिया और इस 18,827 से प्राइस को ले जाकर के 22,000-23,000 पे खड़ा कर दिया। मेरे वर्ड्स मार्क कर लो, आने वाले टाइम में, जैसे मैंने अभी आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वीडियो शेयर की, ये वीडियो भी शेयर करूंगा, यहीं से प्राइस रिवर्सल आएगा। इधर दिस एरिया अंदर गई, और अंदर गई तो ये वाला एरिया और ज्यादा डेप्थ में गई, तो 18,827 वाला लेवल, यहीं से निफ्टी रिकवर करेगी। ये आप देखना, आपके सामने सामने सारा मूव, सारा डांस खेला जाएगा। और हो सकता है, देखो, आपको स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेड करना है, आपको एक चीज मान के चलनी है, एजम्पशन साफ मान के चलनी है कि ना आप किसी को खरीदने से रोक सकते हो, ना आप किसी को बेचने से रोक सकते हो सकता है जो अभी वीकली के डिमांड जोन पे आई है, यहीं पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगे कि यहीं पर ही एक फ्रेश बाइंग की जाए, तो हो सकता है 22,096 वाला जो वीकली का डिमांड जोन है, यहीं से प्राइस रिवर्सल हो जाए। पर मेरे को अभी की डेट में यहाँ पर अच्छा डिमांड जोन नहीं दिख रहा, अनटिल अनलेस 19,850 या 750 के लेवल से 18,820 के लेवल तक जो दिख रहा है, अगर उधर प्राइस आती है, मैं भर भर के बाइंग करने वाला हूँ। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम मिलेगी। डिट्टो वही अपॉर्चुनिटी है जैसी लॉकडाउन में मिली थी। हाँ, वहां प्राइस ईयरली डिमांड जोन पे गया था, यहाँ क्वार्टरली पे आ रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि 18,161 पे
ईयरली का डिमांड जोन भी है, और हो सकता है इस विक का सहारा लेके, इस ईयरली के विक का सहारा लेके प्राइस रिवर्सल कर जाए। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं इस इस वाले डिमांड जोन को लेके। तो आप भी इस एरिया को मार्क करके रखो, अपनी साइकोलॉजी को हिलने मत देना। प्राइस इस एरिया में आएगी और यहां से पक्का रिएक्ट करेगी। टाइम है तो मैं और भी कुछ बताता हूं आपको इसके बारे में, और अगर आज टाइम नहीं है तो कल की क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे, पर इसे डिस्कस जरूर करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ एक नाम लिख रहा हूँ। जैसे आज की डेट में रियलिटी सबसे टॉप पे है, रियलिटी बहुत तेजी से भाग रहा है। उसके अलावा मेटल भी बहुत तेजी से भाग रहा है, मेटल के अलावा फार्मा भी बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं रैंडमली नाम लिख रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है। मीडिया इस समय सबसे लो लेवल पे है, और पीएसयू बैंक भी ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। एफएमसीजी तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल टाइम हाई पे ही रहता है, पर अभी के लिए अपने एक क्वार्टरली के डिमांड जोन के आसपास, मंथली के डिमांड जोन के आसपास आया है। ऑटो सेक्टर या कोई भी सेक्टर हो सकता है। अब होता क्या है, इस जो चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको बोलते हैं सेक्टोरियल या सेक्टर रोटेशन। कोई भी एक सेक्टर हमेशा टॉप पे नहीं रहता, और कोई भी एक सेक्टर हमेशा बॉटम पे नहीं रहता। जो आज टॉप पे है उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो नीचे आएगा और नीचे आएगा, और हो सकता है एक बार अपने ऑल टाइम लो पे भी जाए, और जो ऑल टाइम लो पे है वो हो सकता है उसमें और बाइंग आए और वो ऑल टाइम हाई पे भी जाए। जैसे मैंने नाम लिखे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि निफ्टी मीडिया सबसे नीचे, रियलिटी सबसे ऊपर है, कुछ भी कैसा भी हो सकता है। बस मैं ये बता रहा हूँ, जैसे 700 का ग्राफ ऊपर नीचे चलता है, वैसे इस सेक्टर का ग्राफ ऊपर नीचे चलता है। कभी ये ऑल टाइम हाई लगाएगा, फिर कभी ऑल टाइम लो लगाएगा, फिर कभी ऑल टाइम हाई लगाएगा, फिर कभी ऑल टाइम लो, फिर ऑल टाइम हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, और ये चलता रहेगा। यही सेक्टोरियल रोटेशन है। और सेक्टोरियल रोटेशन चलती कैसे है? प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, किसी कंपनी का स्टॉक हो सकता है ऑल टाइम लो पे आए, और उसके बाद ये भी प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी बंद हो जाए, स्टॉक शेयर मार्केट से गायब हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन सेक्टर सेक्टर कैन नेवर बी जीरो, सेक्टर कैन नेवर बी जीरो। आज की डेट में मीडिया नीचे चल रहा है, लोगों को लग रहा है सोशल मीडिया आ गया, वो मीडिया को रिप्लेस कर देगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या सोशल मीडिया हमें मैच के प्रसारण दिखा देगा? क्या सोशल मीडिया पे मूवीज रिलीज होना शुरू हो जाएंगी? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हो रही हैं, पर क्या सोशल मीडिया पे होना शुरू हो जाएंगी? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी तो अल्टीमेटली अपने आप में मीडिया कंपनीज हैं, जहां पर मैच का प्रसारण हो रहा है। जैसे जियो जियो सिनेमा, तो जियो सिनेमा भी तो अपने आप में एक मीडिया का ही पार्ट है। चीजें बदल रही हैं, चीजें बदलेंगी। कुछ एक कंपनीज जीरो हो सकती हैं, लेकिन सेक्टर जीरो नहीं हो सकते। पीएसयू बैंक 1000 पॉइंट तक गए थे, एज डाउन एज 1000 पॉइंट, और शायद 7500 पॉइंट का इन्होंने अभी हाई मारा है। मैं एक बार एग्जैक्टली देख के बताता हूँ आपको, 6,500 या 7,500 पॉइंट का इन्होंने भी हाई मारा है, निफ्टी पीएसयू बैंक। 7,500 के करीब का इन्होंने भी हाई मारा है। अब एक पॉइंट इन टाइम पे ये 1000 पॉइंट तक भी तो गए हैं, 1000 पॉइंट तक भी तो गए हैं, तो लोएस्ट भी तो टच किया इन्होंने। अगर हाईएस्ट देख रहे हैं तो एक बार के लिए सारी चीजों में चार्ट पर से डिलीट मारता हूँ। हुआ क्या, इसके ईयरली के या मंथली के चार्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक कहाँ खुला, कहाँ ओपन अप हुआ, इस चीज को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। निफ्टी पीएसयू बैंक ओपन होता है लगभग 4000 पॉइंट पे। कब ओपन होता है? 2011 में। उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई लगाता है लगभग 4650, फिर ऑल टाइम लो लगाता है 2623, फिर हाई जाता है, और इसी एरिया में जो सप्लाई जोन बना था यहाँ, उसी से प्राइस नीचे आता है।
यहाँ कुछ पेंडिंग डिमांड के ऑर्डर होंगे, उससे ऊपर जाता है। फिर इस एरिया में सप्लाई के ऑर्डर पेंडिंग रह गए होंगे, वहां से नीचे आता है और अपना ऑल टाइम लो लगाता है 1950 का। और 1950 का लो लगाने के बाद ऊपर जाता है और फिर ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाता है, वही 4500 का लेवल। फिर नीचे आता है, ऑल टाइम लो जो इसने 1950 का लगाया था उससे भी नीचे जाता है, लगभग उसी पॉइंट के आसपास 1880 के आसपास जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर ऊपर, लगभग वही ऑल टाइम हाई के आसपास। अब की बार जो इसका ऑल टाइम लो था लगभग 1880 या 1900 का लेवल, उसको ब्रीच करता है लॉकडाउन के अंदर और पहुंच जाता है 1048 पर, यानी कि 1000 का लेवल लोएस्ट। जब सेक्टर लोएस्ट लेवल पे हों और इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आ रहे हों, तो आप ये समझ जाइएगा कि सारे डिमांड और सप्लाई जोन टेस्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये सप्लाई जोन था, इसकी रिएक्शन से ये बना, इसी की रिएक्शन से ये बना। ये डिमांड जोन था, उसकी रिएक्शन से ये बना। तीसरी बार में ये डिमांड जोन फेल कर गया। फिर यहाँ एक डिमांड जोन बना, उसी की रिएक्शन से प्राइस में एक अच्छा अप मूव आया और इस डिमांड जोन की अचीवमेंट भी थी कि उसने इस सारी कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इसी अचीवमेंट की वजह से जब दोबारा प्राइस इसी डिमांड जोन में आती है तो फिर एक अच्छा अप मूव दे जाती है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना जो इस पुराने सप्लाई जोन की वजह से बना। एक और सप्लाई जोन बना, उसकी रिएक्शन से एक और सप्लाई जोन बनता है। इसकी रिएक्शन है, कोई फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है, प्राइस अभी भी नीचे आ रही है। फिर यहाँ पर एक फ्रेश सप्लाई जोन बना जिसकी कोई रिएक्शन नहीं थी और प्राइस अपने ऑल टाइम लो पे पहुंचता है। और ऑल टाइम लो पे पहुंचने के बाद ये मंथली की कंफर्मेशन, या आप इसे मान लो, इसे मंथली की ही कंफर्मेशन मान लो। और अ, कोई भी सेक्टर अपना ऑल टाइम लो ऑलमोस्ट रीच कर चुका है, हमें कैसे पता चलेगा? ये आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन पढ़ने वाले हैं। उसी क्लास के अंदर हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1048 ही इस सेक्टर का लो है, हो सकता है इसके भी नीचे चली जाए। तो इस जगह हम उस चीज़ को समझेंगे उस क्लास के अंदर। प्राइस यहीं से रिवर्स हुई, ऊपर गई और एक छोटे से सप्लाई जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। और किस डिमांड जोन में दी? इस छोटे से वाले एरिया। इस एरिया में प्राइस दोबारा आई, अब ऊपर गई। अब इसको रोकने के लिए क्या है? ये वाला एक सप्लाई जोन, ये वाला एक सप्लाई जोन जहां प्राइस को रोका, कुछ टाइम कंसोलिडेशन हुई, प्राइस वापस से इस मंथली के डिमांड जोन में आता है। कौन सा डिमांड जोन है ये? रैली बेस रैली। यहीं से एक अप मूव देता है और फिर काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन चलती है। अब ये वाला जो सप्लाई जोन था, उसके ऊपर वाले सप्लाई जोन तक भी प्राइस चली जाती है, उसके ऊपर वाले सप्लाई जोन तक भी प्राइस चली जाती है। इस वाले को ऑलमोस्ट खत्म कर देती है और प्राइस इसी एरिया में चल रही है। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा लंबी कंसोलिडेशन कर ली, कुछ ज़्यादा ही लंबा संघर्ष चल गया? तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन चल रही है और यहाँ तक के सारे सेक्टर्स, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये पिक्चर ये डिफाइन कर रही है कि यहाँ से अब एक स्टॉक बड़ी अपमूव, बड़ी रैली देने को तैयार है। अब कौन सी चीज़ इसको रोकेगी? एक बार के लिए यही ऑल टाइम हाई वाला लेवल, जिसने पहले भी प्राइस को 2-3 बार ऑल टाइम लो पे पहुंचाया है। तो प्राइस जब यहाँ से 1000 के लेवल से चली तो वही हुआ कि एक बार के लिए ऑल टाइम हाई के लेवल ने इसको 2-3-4 महीने के लिए रोक के रखा, या कंसोलिडेशन चली। पर जब इसी कंसोलिडेशन में, मैं अक्सर बोलता हूँ दुश्मन के घर में जब हम अपना घर बना लेते हैं तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। ये दुश्मन का घर, यहीं पर हमने पहला मंथली का डिमांड जोन बनाया, यहीं पर ये दूसरा मंथली का डिमांड जोन बना। और जब मंथली का डिमांड जोन सप्लाई जोन के अंदर बन रहा है, सप्लाई जोन के अंदर बन रहा है, तो इसका मतलब हमारी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है और बैक टू बैक मंथली के डिमांड जोन अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि यस, हम में स्ट्रेंथ है और हम ऊपर जा रहे हैं। और स्टॉक कहाँ पहुंच गया? स्टॉक सेक्टर कहाँ पहुंच गया? ऑल टाइम हाई पे। अभी अभी इस सेक्टर के साथ दिक्कत क्या है? इस सेक्टर के साथ दिक्कत यह है कि इसमें कोई भी नियर बाय वीकली का डिमांड जोन नहीं। एक बार के लिए सारे टूल से हटा, कोई भी नियर बाय वीकली का अच्छा डिमांड जोन नहीं है। बहुत सारी बेस कैंडल हैं, यहाँ बहुत सारी बेस कैंडल हैं। तो इस भी सेक्टर में अगर गिरावट आती है,
हालांकि डेली पे एक डिमांड जोन था ये वाला, जिसने प्राइस को रोके रखा। इससे पहले रैली बेस रैली वाला एक और डिमांड जोन था, जिसकी कोई अचीवमेंट नहीं थी, सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। उसने भी प्राइस को कुछ टाइम के लिए होल्ड किया। तो इस एरिया में प्राइस आई तो एक बार के लिए ऊपर भी गई, पर ये डिमांड जोन ब्रीच हुआ। अब इस डिमांड जोन पे कल परसों में प्राइस आई, यहाँ पर होल्ड कर दी है। हो सकता है ये जो ओरिजिन था एक अप मूव का, यहाँ से चले, पर इस ओरिजिन की भी कोई अचीवमेंट नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है वाला ओरिजिन। तो प्राइस कहाँ तक आ सकती है जब डेली पे कुछ अच्छा नहीं है। डेली पे एक ये वाला डिमांड जोन सही ठीक सा लग रहा है कि इस पूरी रैली के अंदर एक ही रेड कैंडल है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल कर जाए। नहीं तो मंथली का डिमांड जोन कम से कम भी किस लेवल पर है, 5250 के लेवल पर। और अगर इसको मैं और थोड़ा कंजर्वेटिव करूं तो 5041 के लेवल पर, 5250 या 5041 के लेवल तक वीकली पे कुछ अच्छा नहीं दिखता। पर ये एक ओरिजिन है जहाँ से सारे प्राइस का ये सारी रैली का जो अपमूव स्टार्ट हुआ है वो इसी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर ये पहले 4 बेस वाला एक वीकली का डिमांड जोन था। यहाँ पर प्राइस आती है और यहीं से एक अच्छा अपमूव दिखाती है 4600 का लगभग लेवल। तो हो सकता है कि जब निफ्टी के अंदर फॉल आए तो इसके अंदर भी फॉल एक्सपेक्टेड है पीएसयू बैंक के अंदर, और ये अपने मंथली के डिमांड जोन पर आए और फिर यहाँ से चले। तो प्राइस देखिए ये हमेशा से ही होता है, और ये भी हो सकता है कि इधर आए, एक बार के लिए प्राइस रुके, ऊपर जाए, रिएक्शन दे, फिर इस एरिया में डिमांड जोन बने, फिर इस एरिया में आए, फिर यहाँ से ऊपर रिएक्शन दे, फिर इस एरिया तक आए, यहाँ तक आए, फिर रिएक्शन दे, फिर ऊपर जाए, फिर इधर तक आए, फिर इधर तक आए, और अल्टीमेटली लास्ट में बॉटम में इस 1200-1300 वाले एरिया तक आए, जहाँ से ये सारा डेली का ये सारा जो अपमूव है इस पूरी रैली का जो स्टार्ट हुआ था। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की। लेकिन इस एरिया में जब प्राइस आएगी ना तो ऐसे ऐसे न्यूज़ फैलाए जाएंगे कि आप लोग हाथ खड़े कर देंगे और आप इसको बाय करने से मना कर देंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जब 9 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में मिल रहा था, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। आज जब वो 60-70 रुपये में आ चुका है तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 20 रुपये में अपने स्टूडेंट्स को, क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को रिकमेंड किया था कि ज़्यादा नहीं यार, 1000 रुपये भी लेके लगा दो, आप देखना बहुत अच्छे इसके एनालिसिस शो कर रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। और वही हुआ, उसने एक बहुत बड़ा अपमूव दिखाया, बहुत बड़ा अपमूव दिखाया। तो अल्टीमेटली यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी कभी डिमांड जोन में आए, निफ्टी आए, बैंक निफ्टी आए और उसके साथ बाकी के सेक्टर्स भी आ जाएं, और वहां से फिर जो अपमूव आएगा वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेवल अपमूव होगा। ऐसा ही कुछ कहाँ हुआ निफ्टी मेटल में, जो आज अपने ऑल टाइम हाई पे है। ये निफ्टी मेटल, इसमें बहुत सारी मार्किंग कर रखी है, डिलीट नहीं कर रहा पर वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। इधर शुरू हुआ, इस एरिया से शुरू हुआ, एक बार के लिए हाई लगाया, फिर लो पे आया, फिर हाई पे गया, फिर लो पे आया, फिर हाई पे गया, फिर लो पे आया, और ईयरली लो पे आ गया, अपने ऑल टाइम लो पे आ गया। कब? कोविड के टाइम पे। आज कहाँ है? आज अपने ऑल टाइम हाई पे। क्या हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहेगा? नहीं, डिमांड और सप्लाई की गेम है। जब तक डिमांड रहेगी ऑल टाइम हाई पे रहेगा, जब डिमांड खत्म लो पे आना शुरू हो जाएगा। ये मंथली के टाइम फ्रेम पे देखिए, वही पिक्चर है ऑलमोस्ट। पहले हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई, फिर लो, हाई लो, वही डिमांड और सप्लाई के बीच में सारी चीज़ें घूम रही हैं। पर अभी एट प्रेजेंट नियर बाय मंथली का या क्वार्टरली का या हाफ ईयरली का डिमांड जोन अच्छा कहाँ है इसमें? वीकली पे दो अच्छे डिमांड जोन है, निफ्टी मेटल के लिए ये अच्छी बात है एक, और एक है दूसरा बिना बेस वाला, जिसने पूरी रैली को एक अच्छा अपमूव दिया है। और सबसे बढ़िया डिमांड जोन कौन सा है? सबसे बढ़िया डिमांड जोन है ये वीकली का, जो हाफ ईयरली को भी कोइंसाइड कर रहा है। ये वाला वीकली का डिमांड जोन अगर आपको मिल जाए प्ले करने के लिए तो यहाँ घबराना मत और लेकर के लॉन्ग हो जाना। और इससे भी अच्छा एरिया कौन सा है? ये मंथली का, जो बिल्कुल हाफ ईयरली के नीचे एक और हाफ ईयरली। अब आप हाफ ईयरली पे भी देखो, बैक टू बैक हाफ ईयरली के दो डिमांड जोन है, यानी कि इसी की रिफ्लेक्शन से नेक्स्ट हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना है, इसी हाफ ईयरली के रिफ्लेक्शन से नेक्स्ट ईयर हाफ ईयरली का जोन बना है। और
यहीं से एक बड़ा अपमूव एक्सपेक्टेड है। पर मुझे क्या लगता है अभी के लिए कि हो सकता है निफ्टी मेटल में यहाँ पर एक बार के लिए प्रेशर आए और यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो और वापस से इस क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आए। और जब इस क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आएगा निफ्टी मेटल, ये वाले क्वार्टरली के डिमांड जोन पे जब आएगा, या ये जो मंथली का जो डिमांड जोन जिसको हमने मार्क कर रखा है, रैली 2 बेस 3 बेस और ये लेग आउट वाला एरिया, इस एरिया में जब प्राइस आएगा तो उसी टाइम पे निफ्टी भी इसी एरिया में आए। उस टाइम पर हमने देखना है कि कौन से स्टॉक चले हैं इस सेक्टर के और कौन से नहीं चले, और जो नहीं चले उनमें पोजीशन बना लेना, बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। जो नहीं चले उनमें पोजीशन कैसे बनानी है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक कैसे लेना है, ये हम सेक्टर एनालिसिस के ही पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो ऑलरेडी हम 1.25 घंटे की कर चुके हैं। आप लोग मुझे रेकमेंड करना कि नेक्स्ट क्लास कल ली जाए या परसों ली जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज आज भी जिस चीज़ की है इस पूरे ट्रेंड एनालिसिस के अंदर, इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वो है सेक्टर की। सेक्टर को फेवर में ले लो, ट्रेंड को फेवर में ले लो, आपकी ट्रेड इनक्रेडिबल है, कोई हरा नहीं सकता। 100 ऑन 100 टाइम्स वो ट्रेड आपकी चलेगी ही चलेगी, 100 ऑन 100 टाइम्स चलेगी। 2:1 के टारगेट तो हर बार मिलेंगे। बड़े टारगेट कहाँ मिलेंगे, कहाँ से लेके लॉन्ग होना है। 2:1 का टारगेट तो हर बार मिलेगा जब निफ्टी डेली के डिमांड जोन पे आएगा या उस सेक्टर का स्टॉक डेली के डिमांड जोन पे आएगा और सेक्टर भी डेली के डिमांड जोन या वीकली के डिमांड जोन पे आ जाएगा। आपको 2:1 तो उसी दिन मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग होना है तो एटलीस्ट क्वार्टरली के डिमांड जोन का वेट करिए, और जब क्वार्टरली के डिमांड जोन पे प्राइस आए तो वहां लेकर के आप इजीली लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रीच करना इतना इजी नहीं होता। और यहाँ तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि बैक टू बैक 2 हाफ ईयरली के डिमांड जोन है और ईयरली पर हालांकि थोड़ा सा नीचे है, लेकिन हाफ ईयरली पे ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। हाफ ईयरली पे बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, क्वार्टरली पे एक अच्छा स्ट्रक्चर है। और क्वार्टरली का स्ट्रक्चर अच्छा भी क्यों है, क्योंकि उसने इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी और प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया है। तो इस क्वार्टरली को तो मैं इग्नोर नहीं करूंगा, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को इग्नोर करना बिल्कुल नहीं बनता। यहाँ पर बाइंग बनती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन एरियाज को मार्क कर लेना। कल मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें अपने लिए किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है सेक्टर्स के बिहाफ पे। ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सेक्टर का सपोर्ट लेते हुए ये डिसाइड करना है कि किस सेक्टर में से कौन से स्टॉक्स चूज किए जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ अगर हमने सीख ली तो हम अनबीटेबल ट्रेडर है, हमारा कोई मार्केट में तोड़ ही नहीं। यहाँ तक कि क्लास के प्लीज नोट्स ढेर सारे बनाना, जो कुछ डाउट्स हैं आप पूछिए, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।